हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दयाशंकर प्रजापति है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले का फुल रिवीजन। तो देखें, सबसे पहले जो आता है इसमें कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। देखें, इसके अकॉर्डिंग अगर दो चार्ज हों Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r ले लिया जाए तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच का जो फोर्स होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये होता है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। अब देखें यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2 यानी पर कूलाम स्क्वायर। देखें, ये हो गया आपका कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इसी को, तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखें, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो कूलॉम्स लॉ को, तो यहाँ से देखें दो चार्ज हो, यहाँ पे एक चार्ज हो जाए Q1 और एक हो जाए Q2। तो Q1 को मान लेते हैं यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और Q2 किस पे है, R2 पे, और यहाँ इनके बीच जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। अब देखें Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये लगाएगा इस पर फोर्स, तो क्या हो जाएगा F12। तो इस हिसाब से अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें कूलॉम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, F21 की बात करें या F12 की बात करें, दोनों सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ध्यान से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², और ये किसकी बात कर रहे हैं इसमें, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर क्या, R12। अब इसी तरह से अगर हम बात कर लें किसकी, F21 की, तो दो इसी के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, F121 = माइनस का F12। तो ये देखिए, यानी उसमें खाली लग जाएगा माइनस, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं R21 इक्वल होता है माइनस का R12 के। तो इस यूनिट वेक्टर इसके दोनों ये इक्वल होता है, इस वजह से ये फोर्स भी इक्वल होगी। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्ज। तो क्या इफेक्ट होता है अगर उनके बीच में, फोर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2। अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे यार कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये देखा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन चार्ज K टाइम 1/K टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यानी अगर एयर में जब रखा था तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो F इन डाइलेक्ट्रिक या F इन मीडियम, जो मीडियम रखी गई डाइलेक्ट्रिक, F इन मीडियम, तो क्या हो जाएगा 1/K × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है तो फोर्स 1/K टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज। इन दोनों को डिवाइड करें तो F एयर बाई F मीडियम = K, यानी F मीडियम की बात करेंगे तो F एयर बाई क्या हो जाएगा, K, यानी जो मीडियम में फोर्स होगा एयर का 1/K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ मीडियम फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अब देखिए अगला आता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसका क्या होता है, आपके पास कई सारे चार्ज हों, मल्टीपल चार्ज, मान लेते हैं ये Q1 है, स्मॉल ले लिया, कैपिटल ले लो, ये Q2 है, ये Q3 है, डॉट 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 ऐसे बहुत सारे होंगे। मान लेते हैं Qn है, और एक बात ध्यान देना, यहाँ से ये कोई ओरिजिन मान ले देते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस R1 है, यहाँ पे कोई कैपिटल चार्ज Q रखा गया है, कैपिटल Q रखा गया है, यहाँ से डिस्टेंस Q1 का R1 है, यहाँ से Q2 का R2 है, ये R3 है, डॉट डॉट Rn है।
तो ये क्या मतलब होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये बताता है कि अगर कहीं पे मल्टीपल चार्ज होता है तो उस पे जो फोर्स लगता है, इस चार्ज पे इन मल्टीपल चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है, अगर इसको एफ नेट मान लें तो इन पे जो फोर्स लगेगा यानी Q1 पे जो फोर्स लगेगा, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q पे उसको F1 मान लें तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn, यानी सारे के फोर्स को वेक्टर सम में जो होता है इंडिविजुअल फोर्स उसको वेक्टर सम कर देते हैं। ठीक है, तो यानी अब इस तरह से फोर्स को सारे के बीच में जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स निकाल लेंगे वेक्टर सम करके। तो अगर इसको और रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। ये F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1/R1। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे 1/4π0। इस तरह से F1 लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 1/4π0 क्या हो जाएगा? कैपिटल Q Q1/R1 का स्क्वायर। इसी तरह से F2 रखना चाहो 1/4π0 Q2 और Q2 स्मॉल बाई R2 का स्क्वायर। सारा रख के वेक्टर सम करना है हमको। ठीक है, ये F1 F2 की वैल्यू हो गई। अब हमारी बात आती है अगली, ये हो गया क्या? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सुपरपोजिशन थ्योरम। अगला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई चार्ज रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरह से निकाली, कौन सी फार्मूला यूज किया जाता है? किसी चार्ज अगर प्लस चार्ज होता है, हमें पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलती है? रेडियली आउटवर्ड। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अगर वहीं पे चार्ज माइनस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली कहाँ? रेडियली इनवर्ड। रेडियली क्यों बोला जाता है? कि इसके ड्रा करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड। तो कैसे निकालेंगे? इस चार्ज यहाँ रखा गया, यहाँ प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = हो जाएगा F बाई क्यू या Q0 जो भी यूज करें। तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। कहीं पे चार्ज रखा हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो ध्यान से देखना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आता है। तो क्या होता है? अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो, मान लेते हैं क्यू है, क्यू कैपिटल क्यू मानो, स्मॉल क्यू मानो, स्मॉल क्यू ही मान लो यार, स्मॉल क्यू है। यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकालते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो क्या होता है? E = 1/4πε0 क्यू है, Q1 नहीं क्यू मान लो, Q/r²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। न्यूटन पर कूलम इसकी क्या होती है? यूनिट। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अगला हमारा आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जितने भी फार्मूले हैं आप जल्दी जल्दी इसको समझ सकते हैं और ये सारे याद करेंगे तो जरूर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में फायदा करेगा। अगला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यानी यहाँ पे अगर माइनस क्यू हो और प्लस क्यू हो तो इनके बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं हमेशा 2l लेते हैं, क्योंकि सेंटर से l क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हो गया सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? उसे P से डिनोट करते हैं। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, ये होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 2ql। और ये होता है वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और इसकी SI यूनिट की भी अगर बात कर लें तो क्या होगा? कूलम मीटर। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है माइनस से प्लस की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका होता है, पहला देखिए आप लोग ध्यान से, 3 जगह निकालते हैं। पहला हो गया हमारा ये माइनस क्यू चार्ज पकड़ लीजिए, ये प्लस क्यू।
तो ये इसका डाइपोल का लेंथ 12 है, सेंटर से एल डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो देखिए सेंटर से इसी लाइन पे हम लोग बात करें, यहाँ से आर डिस्टेंस पे निकालेंगे, यहाँ पॉइंट पी होगा हमारा यहाँ पे, और ये पी जो होता है उसे बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अगर यहाँ सेंटर से लाइन ड्रा करें चाहे इधर चाहे इधर, इसे एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें एक्सियल पे, ई एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें 1/4πε0 2p/r³, ये आपका एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है। और यहाँ पे देखिए डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है इधर होती है माइनस से पी की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे पी पे तो देखिए प्लस वाला जो है चार्ज, ये एक प्लस की वजह से क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज उधर जाएगा और नेगेटिव की वजह से इधर जाएगा, तो प्लस वाला डिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली, डायरेक्शन इसकी इधर होती है तो इस तरह लिखी जाती है। अब यहीं पे हम लोग ए लाइन ड्रा कर दें, यहाँ पे इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा कर देते हैं और इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट पी होता है तो उस पी डैश मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अगर हम ई इक्वेटोरियल निकालें, इक्वेटोरियल क्या हो जाता है, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं क्योंकि ई और पी की डायरेक्शन अपोजिट होती है। 1 वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो 1/4πε0 p/r³, वेक्टर p/r³, ये होती है इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल फार्मूला ये होती है। अब देखिए अगर इसके सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रा करके और ये एंगल थीटा ले लें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे p डबल डैश ले लेते हैं, ये थीटा एंगल है यहाँ से, तो उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जनरल पॉइंट पे ईजी लिख लेते हैं 1/4πε0 p/r³। ध्यान से देखिएगा 1/4πε0 p/r³ और अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 cos² थीटा +1। तो ये देखिए एनी पॉइंट, यानी एंगल दिया हो आपको तो ये p है, आप एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाल सकते हैं डाइपोल की वजह से। अब एक बात ध्यान यहाँ क्या देना है, देखो अगर आप ये p यहाँ आ जाए, p डबल डैश यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, अरे यार यहाँ घुमा लोगे, थीटा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे cos 0 रख दोगे तो 1 हो जाता है, ये 3 + 1 2 हो जाएगा, 2p/r³ यहाँ वाला आ जाएगा। यानी इसी फार्मूले का यूज करके तुम यहाँ पे यानी एक्सियल पे निकाल सकते हो अगर आपको जनरल फार्मूला पता हो तो। और अगर यही p' पे आ जाए तो, यहाँ पे p' पे आ जाए तो कितना होगा, ये 90 घूम जाएगा यहाँ से थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अगर आपको पता है cos 0 कितना होता है, सॉरी cos 90 कितना होता है 0, तो p/r³ ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल पूछेगा तो 2 आएगा, आप उसके अकॉर्डिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक। अब अगला हमारा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा, देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं थीटा एंगल से, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है डायरेक्शन, तो देखें अगर डाइपोल इस तरह से है तो एक फोर्स यहाँ लगता है, एक इधर लगता है, यहाँ पे मैं जल्दी से बना रहा हूँ -q और +q होता है, और ये लाइन ड्रा करके वो तो लेते हैं डेरिवेशन में देखते हैं वो सब चीज़ें। ये लेंथ 2l होता है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो टॉर्क लगता है क्या होता है टाउ = EP sin थीटा, टाउ = EP sin थीटा। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल का फार्मूला ये आता है और इसमें भी न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो ध्यान से देखिएगा P × E होता है, E × P नहीं, P × E होता है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा 0 होता है, थीटा 0 होता है तो यहाँ पे क्या होता है टॉर्क 0 होता है, यानी डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर थीटा 90 होता है, पहला केस है, थीटा 90 होता है अगर, तो टॉर्क क्या होता है टाउ होता है मैक्सिमम, जो थीटा 90 होता है। और दूसरी बात क्या ध्यान देनी होती है, अगर थीटा 180 होता है तो टॉर्क तो 0 होगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है
वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, वर्क करना पड़ता है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, उस पर वर्क होता है। वर्क क्या होता है, EP cos θ1 माइनस cos θ2, ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग θ1 को जो है θ1 को ले लें 90 और θ2 को ले लें थीटा, तो ये यहाँ पे देखिए cos 90 जीरो होता है, यहाँ पे cos जो रखेंगे माइनस आगे आ जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा, या लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस का P डॉट E। ये आपका आ जाएगा वर्क डन का फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो। अब अगला हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पता होता है हमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन। देखिए ई डॉट DA लिखिए या DS लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं आप। ये होता है एरिया वेक्टर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम लोग अगर वो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो यहाँ से हो जाता है क्या, EA cos थीटा, और जो ये थीटा होता है किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर। एरिया देखिए अगर कोई वो होता है सरफेस होता है, एरिया होता वो होता है प्लेन होता है, तो इसके बीच में जो इसका जो एरिया वेक्टर होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो एंगल होता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और ये एरिया वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल होता है थीटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अब गॉस थ्योरम अगला हमारा आता है गॉस थ्योरम। तो देखें गॉस थ्योरम जो होता है क्या बोलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस पे, वो होता है क्या, उस सरफेस में जो चार्ज पास हो रही है, यानी क्यू अंदर जो चार्ज होती है, क्यू इन लिखा है, जो उसके अंदर चार्ज होती है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कर दिया जाए तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का ये भी एक तरीका है कि जो उस सरफेस में चार्ज, जैसे यहाँ पे Q1 कामा Q2 माइनस Q3 लिख लेते हैं, बाहर Q4 लिख लेते हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि अगर इस सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कितने चार्ज इनक्लोज हुए हैं, Q1 Q2 एल्जेब्रिक सम होगा यहाँ माइनस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, Q4 को नहीं लिया गया क्योंकि सरफेस के अंदर जो होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका गॉस थ्योरम। अब बात करें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का, तो देखिए पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर होगा कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, इसका लेंथ इनफाइनाइट मान लेते हैं, r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो इसका क्या फार्मूला होता है, E इक्वल टू, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। अगर इसका ये बनाएंगे r और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये बनेगा, थोड़ा सा और कर्व होगा इस तरह से, ये r इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये r है। ठीक, अब हम बात करें अगला एप्लीकेशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन इनफाइनाइट शीट। देखिए प्लेन इनफाइनाइट शीट होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर आपके पास प्लेन इनफाइनाइट शीट है तो इसकी वजह से जो चार्ज है, पूरा चार्ज तो रहेगा ही, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ वहाँ निकाले, तो E इक्वल टू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका सिग्मा होता है। तो ये सारे फार्मूले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बस अब थोड़ा सा और बचा है। अगला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो देखें स्फेरिकल सेल में पहला होता है कहाँ पे, इनसाइड, पहला इनसाइड ना करके आउटसाइड कर देते हैं, आउटसाइड। तो आउटसाइड निकालेंगे तो देखिए ये स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, कैपिटल R है, और हम लोग सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, और इस केस में आउटर है तो यानी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से इक्वल है, ज़्यादा है,
स्मॉल आर कैपिटल आर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है 1/4πε0 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q बाई आर स्क्वायर। अगर इसका चार्ज Q हो सरफेस पे पूरा, Q बाई आर स्क्वायर। अब इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में बदल दें अगर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है 4πr²। तो यहाँ से Q की वैल्यू रख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके फॉर्म में आ जाएगा, सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 1/4 Q की वैल्यू क्या रखोगे, सिग्मा 4πr²। तो एक बात ध्यान देना, ये कटेगा हाई कटेगा, तो कितना आया सिग्मा r² अपॉन स्मॉल r²। तो ये किसके फॉर्म में हो गया भैया, और फॉर्मूला नॉट कहीं गया नहीं है, ये भी है। हाँ, तो साफ साफ यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन ε0 r²। ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल के आउटसाइड। ये फार्मूला आता है आउटसाइड का। देखिए इस तरह से इसमें खाली वैल्यू रखी गई सिग्मा की। अब अगर हम बात करें सरफेस पे, तो देखिए दूसरा होगा सरफेस पे, तो दूसरा सरफेस की बात करेंगे, एट सरफेस की बात करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई r²। ये सरफेस पे हो गया, और Q की वैल्यू क्या रखेंगे, वहाँ से अभी सिग्मा इंटू 4πr² रख दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हम लोग को Q के फॉर्म में। अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा को यहाँ रखनी पड़ेगी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ से ध्यान देखिएगा, ध्यान से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं E इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन ε0। ये आ गई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में। तो इस तरह से आपका हो गया। अब हम बात करें इनसाइड, स्फेरिकल सेल के इनसाइड की बात करें, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इनसाइड। तीसरा है इनसाइड, तो इनसाइड कोई चार्ज इंक्लोज होगा नहीं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से क्या होता है, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए स्फेरिकल सेल के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका सरफेस है, ये सरफेस के बाहर क्या होता है, डिक्रीज करता है। सरफेस के बाहर इस तरह से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगर हम यहाँ तक बात करें तो यहाँ तक क्या होगा, कोई नहीं होगा, सरफेस में मैक्सिमम होगा। यहाँ क्या है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, और यहाँ पे स्मॉल r जो है ग्रेटर देन कैपिटल R है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस। इस तरह से ग्राफ भी जाएगा। तो ये देखिए चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड सारे फार्मूले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। इसमें बस अगर कुछ छूटा होगा तो बस एक आध डिफिनेशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाकी जितने भी फार्मूले थे उसको सब रिवाइज कर दिया गया है। तो इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही।